मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हंसी और ठहाकों के फव्वारे गूंजेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजेश पुरी। तो हंसने हंसाने के लिए तैयार हो जाइए। इनसे बातचीत कर रही हैं मोना ठाकुर। मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहूंगी, हम लोग के जमाने में, जब आपकी जबान पर एक ही नाम होता था, लल्लू जी, यानी कि राजेश पुरी। आज हम उनसे उनके पूरे जीवन के सफर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वो बचपन की शरारतें, वो स्कूल के दिन और वो सब कुछ जो हमारे आपके दिलों में हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। तो लल्लू जी, सबसे पहले हमारा नमस्कार आपको। जी नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि हम आपसे आपके पूरे जीवन की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आपने बहुत कम समय दिया है, लेकिन इसकी सफाई में सिर्फ मैं पहले ये कहूँगा कि कोई भी इंसान अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसे सजाने संवारने में उसे सालों साल लग जाते हैं, और फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, कई कई जगह तो शायद 10-10 वर्जन भी लिखता हो, कौन देखा, किसने देखा। आपने मुझे सिर्फ 1 घंटा दिया है और 1 दिन का नोटिस दिया है। उसमें आप चाह रहे हैं कि बचपन से लेके और अभी तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ इस वक्त तक, कि मैं सारी यादें संजो के आपके सामने पेश करूं, तो है तो थोड़ा मुश्किल, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे राजेश जी, जब आप बहुत ही छोटे थे जी, जब आपने होश संभाला जी, अपने परिवार को जाना पहचाना, हाँ, तो कौन कौन सी शरारतें की आपने? इनफैक्ट उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने माता पिता का, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, चमन लाल जी पुरी और पुष्पा जी पुरी जी, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, इस दुनिया में ले आए और मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं आर्टिस्ट बनूं। क्योंकि शुरू में बचपन में मुझे याद है 5 या 6 साल का था तो मैंने मोनो एक्टिंग शुरू कर दी थी जी, और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान होता नहीं था। लेकिन कमाल ये था कि मैं पढ़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त लेता था एग्जाम से पहले और मैं पास हो जाता था। तो माता पिता ने कहा कि चलो ऐसे ही सही, कम से कम पास तो हो ही रहा है। ऐसा तो नहीं नकल करके पास हो जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने कोशिश की थी तो बहुत मार पड़ी थी। तो उसके बाद मैंने वो अटेम्प्ट करना बंद कर दिया जी। और स्कूल में काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे जब भी कोई क्लास बोर होती थी या कोई क्लास में टीचर उस पीरियड पे नहीं आता था तो मुझे मेरी क्लास से उठवा के वहाँ खड़ा कर दिया जाता था और मैं वहाँ आधा घंटा मोनो एक्टिंग करके बच्चों का एंटरटेनमेंट करता था। क्या बात है। और एनुअल फंक्शन में डेफिनेटली मेरा एक आइटम फिक्स्ड ही होता था कि ये भाई ये लड़का यही करेगा, इसके लिए एक स्लॉट छोड़ दो। तो वो स्लॉट जब से बुक हुआ है तो आज तक भगवान की दया रही है कि किसी ना किसी स्लॉट में मैं नजर आता ही रहा हूँ। पर एक बात है, देखिए जैसा कि आपने कहा ना कि भाई आप मोनो एक्टिंग किया करते थे और घर में भी किया करते थे इस तरह की बातें? जी हाँ, घर में भी हम मम्मी की साड़ी वाड़ी चुरा के उसके पर्दे वर्दे बना के पूरा स्टेज बना डालते थे, कुछ साड़ियाँ फाड़ डालते थे, फिर पिटाई भी होती थी। जब आपकी पिटाई हुआ करती थी तो आप भाग के कहाँ जाया करते थे? भाग के कहाँ जाना, मतलब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वापस मम्मी की गोदी में। कहते हैं कि लोग चेहरा बिल्कुल अलग होता है और जो भावनाएं चेहरे पे अलग आती हैं, क्या आपके अंदर भी उसी तरह की कुछ मज़ाहिया बातें हैं? हाँ, मैं एक्चुअली इस बारे में भगवान के लिए कमेंट ये देना चाहूंगा कि उसने जब मेरा मसाला बनाया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्योंकि हूँ मैं इमेज से कॉमेडियन और दरअसल मैं काफ़ी सीरियस नेचर तो नहीं कहूँगा, लेकिन
गंभीर भी नहीं रहता हूँ, लेकिन सोच विचार रखता हूँ थोड़ा। ऐसा नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दिया, कहीं भी बोल दिया। तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी और मेरी इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, चलिए, अब हम बचपन की बातें कर रहे थे। बचपन से आप स्कूल से निकले। हाँ। और स्कूल से आपने शरारतें भी काफी की आपने स्कूल में। हाँ। और साथ ही टीचर की भी मार खाई होगी। कमाल ये रहा कि टीचर्स का बड़ा दुलारा रहा मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी करता था और हंसाता था, तो उसका फायदा उठा के मैं टीचर्स की भी खिंचाई करता था। किस तरह से खिंचाई करते थे? एक्टिंग में ही। एक्टिंग में ही, यानी कि उनको टीचर्स को ये लगता था कि अगर हमने इसको कुछ कहा तो ये हाजिर जवाबी में कहीं सबके सामने हमारी खिंचाई नहीं करते। यानी कि शरारती रहे हैं आप? हाँ, शरारती तो रहा हूँ। और आपके साथियों के बारे में बताइए, बचपन के जो साथी थे जो आपको बहुत ही ज्यादा सताया करते थे, उन्हें आप कैसे टैकल करते थे? मुझे कमाल की बात यह है कि मतलब मेरे खुद के चमचे हुआ करते थे। तो इसलिए मुझे कोई सताने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि हाजिर जवाबी मेरी हमेशा रही है। कि बचपन में मुझे याद है, मैं पढ़ता नहीं था, तो मेरे भाई श्री विनय कुमार जी पुरी, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि राजेश तू पढ़ नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ बड़े हो गए ना तू चने बेचेगा, चने। अब मेरी हाजिर जवाबी ये थी, भाई साहब फिक्र मत करो, आपको फ्री में दे दूंगा। अब सोचो कौन मेरे से जबान लड़ाए। आप हमें ये तो बताइए कि आपको उस बचपन में कुछ गीत वगैरह सुना करते थे आप? और कमाल है, मतलब लोग ये कहते हैं कि गीतों का टेस्ट मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे मुझे बचपन के वो गीत याद हैं, हेमंत कुमार साहब का जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। क्या बात है, ये बचपन में आप ये गीत सुना करते थे? जी जी, बचपन में। और इसका मैं मतलब नहीं समझता था, लेकिन इसकी जो रिदम, जो एक्सप्रेशंस, जो अंदाज था, वो मुझे बहुत मोहित करता था। और भी ऐसे कई गाने, लेकिन ये बेसाख्ता जबान पे आ गया तो इसलिए। तो ये बताइए कि आप गुनगुना सकते हैं ये गीत? गुनगुना दीजिए। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारो कि जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर
करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। तो राजेश जी, ये थी आपकी बचपन की याद। बचपन से आप निकले, स्कूल से निकले, पढ़े हुए, कॉलेज में गए। जी हाँ, और कॉलेज में कोएड था। तो वहाँ कितनी लड़कियों की खिंचाई की, कितने लड़कों की पिटाई की? वहाँ मैं घबरा गया। वो क्यों घबरा गए आप? बस लड़कियों से थोड़ा शर्माता था, थोड़ा काम पे ध्यान था। काम पे मतलब मैं हरफन मौला ही कहिए, मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैं फाइन आर्ट्स में भी था, मैं स्किट्स भी करता था। फिर मैं साउथ कैंपस में पढ़ा, वेंकटेश्वरा कॉलेज। स्कूल मैंने हारकोट बटलर स्कूल में किया दिल्ली में। फिर वेंकटेश्वरा कॉलेज साउथ कैंपस में है, वहाँ मैंने फिर साउथ कैंपस की प्लेस डायरेक्ट किए, एक्ट किए। कॉलेज के दौरान ही मैंने फिर प्रोफेशनल थिएटर भी शुरू कर दिया। मैंने थिएटर किया करीबन 16 साल। 16 साल? जी हाँ। और जैसे कहते हैं कि आग में तपकर ही सोना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूं कहिए कि 16 साल में तपा, और जितना तपता गया उतना निखरता गया। और 16 साल तपने के बाद करीबन 200 प्लेस करने के बाद करीबन 5-5.5 हजार परफॉर्मेंस ऑन स्टेज विद थिएटर मैं हम लोग में आया था। अच्छा, यानी कि कॉलेज के जमाने की बात है आपकी, कि आपने जो प्ले शुरू किया? कॉलेज से शुरू किया था वहाँ। और अभी भी करते हैं प्लेस आप? नहीं, अब नहीं करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिलता है। अच्छा, ये हम लोग के जमाने में कैसे पहुँच गए आप? मैं दिल्ली में थिएटर बहुत किया। उसके बाद मैंने थिएटर करते करते मैं नादिरा जी बब्बर के ग्रुप में ऐड हो गया, और मैं फ्रीलांसर था जी। और मैं टेलीविजन भी करता था। टेलीविजन जब सिर्फ दिल्ली में था और ब्लैक एंड व्हाइट था, जहाँ लोग सिर्फ कृषि दर्शन देख के भी बड़े फूले नहीं समाते थे। तो उन दोनों में लाइव प्रोग्राम्स करता था, लाइव प्लेस करता था। और वहाँ से फिर वो जब बॉम्बे आई तो कुछ 1 साल बाद मैं और आलोकनाथ हम दोनों इकट्ठे ट्रेन में बैठ के बड़े सपने से लेते हुए यहाँ पहुंचे। और यहाँ ऐसा जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए तो ऐसा लगा जैसे न्यूयॉर्क में आ गए। क्या बात है। क्योंकि एक भी आदमी हमें पहचानता नहीं था। ये सपनों की नगरी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे, किसको मिलेंगे, हमारा होगा क्या। लेकिन कहते हैं समय बड़ा बलवान, और ईश्वर पर भरोसा और माँ बाप का आशीर्वाद जी आज आपके सामने। अच्छा, जैसे कि आप इस सपनों की नगरी में आए, जब आपने इस नगरी में अपना पदार्पण किया तो कोई गाना गूंजा था आपके दिमाग में? गाना तो गूंजा था, लेकिन उससे थोड़ा घबरा गया था मैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा। क्या बात। मैंने कहा अगर ये मेरे साथ भी हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मैं तो हंसता खेलता एक नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। बच्चे ने क्या बिगाड़ा इस शहर का। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर
विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं हास्य अभिनेता राजेश पुरी। अच्छा, जब आप यहाँ आए, आप इस सपनों की नगरी में आए, तो कभी आपने पीछे मुड़ के देखा अपने कॉलेज के ज़माने में? जैसे कि हमने आपसे शुरू में पूछा कि आप अपने कॉलेज के ज़माने में इतनी मोनो एक्ट करे, तो ये जो आपने मोनो एक्ट करे ये आगे जाके काम आया आपको? हाँ, इस सफ़र के दौरान मैं एक और आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र माथुर, जिन्होंने मुझे कॉलेज के दौरान जब मैंने प्रोफेशनल थिएटर शुरू किया था तो उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा होना सिखाया। इनफैक्ट खड़ा होना इन द सेंस कि ऑडियंस से इंटरेक्शन, इम्प्रोवाइजेशन, स्पॉन्टेनिटी, वो सब मुझे बहुत उनसे सीखने को मिला। और मोनो एक्टिंग की बैकग्राउंड होने की वजह से जब मैं फिल्म्स या सीरियल्स में आया तो कॉन्फिडेंस भरपूर था और किसी भी किस्म की मुझे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, तो डेफिनेटली वो मुझे बहुत हेल्प किया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको एक स्टैंड दे, आपको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। डेफिनेटली सीढ़ी में जो पाए लगते हैं उसी तरीके से इंसान मिलते हैं। उसके बाद नादिरा बब्बर जैसे मिली मुझे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। राज बब्बर साहब, नादिरा जी मेरे घर पे आए मेरे जन्मदिन पे, तो उन्होंने दिल्ली में तो मेरे माता पिता को प्रेरित किया कि इसको भेजो, ये बहुत टैलेंटेड है, ये वही है जो उसके लिए है। तो उन्होंने मुझे अपनी परमिशन से 3 साल के लिए, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया और 3 साल मैंने अपने आप को दिए कि अगर मैं कामयाब हुआ तो ठीक है, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, अपना यूथ नहीं खराब करूंगा जैसे कि आम यूथ करता है कि भाग के आ जाता है और फिर 20-20 साल यहीं पड़ा रहता है। आई वाज लिटिल प्रैक्टिकल कि अगर मेरा 3 साल कुछ नहीं हुआ तो मैं बिना हिचक के वापस चला जाऊं। क्या बात है। देखिए राजेश जी, कहते हैं ना कि माता पिता का आशीर्वाद साथ में होना बहुत आवश्यक है और वो आपके साथ हमेशा रहा। नहीं, इनफैक्ट जब हम लोग मुझे मिला उससे पहले मेरे 3 साल तकरीबन यहाँ कंप्लीट हो रहे थे, तो मैंने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए थे वापस दिल्ली जाने के लिए। आई वाज इन सेल्स, तो आई वाज सिलेक्टेड एज द एरिया मैनेजर फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली, और मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा था तो थिएटर में मुझे पी कुमार वासुदेव साहब ने 2-3 प्लेस में मुझे डिफरेंट रोल्स में देखा और फिर उन्होंने मुझे लल्लू के रोल के लिए सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, जब आपका ये नाम लल्लू रखा गया तो आपको कैसा लगा? मुझे तो जो ठीक ही लगा, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी से पहले बीवी को ये बताया गया, मेरी पत्नी जो है धर्मपत्नी अंजू पुरी, कि भाई ऐसे ऐसे लड़का है और ये इसका नाम है राजेश पुरी, और वो देखा है तुमने हम लोग उसमें लल्लू आता है वो, तो उसका रिएक्शन ये था कि जिंदगी में मेरे लिए क्या लल्लू ही रह गया है। अच्छा, कभी कभी वो लल्लू कह के नहीं बुलाती आपको? नहीं, मैं मौका नहीं देता क्योंकि उससे पहले ही मैं कह देता हूँ मैं इतना लल्लू नहीं हूँ। चलिए राजेश, ये तो बड़ी प्यारी सी बात आपने अपने जीवन की एक बताई हमें। अब आप हमें ये बताइए कि अब कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? गाने तो पुराने सभी एक से एक हैं। मैं रफ़ी साहब, लता जी, किशोर साहब, मन्ना डे साहब, हेमंत जी, सबका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके मुकेश जी, उन सबका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, आशा जी, मतलब एक एक नाम लिए जाएं तो गानों का एक काफिला जो है वो आपके सामने गुजर जाता है। तो चलिए हेमंत दा से शुरू में, तो आज फिर हेमंत दा को याद किया जाए। उनका एक और गाना था, न तुम हमें जानो न। नहीं, ऐसे हम नहीं सुनेंगे, आप हमें गुनगुना के सुनाइए, क्योंकि आपने इतनी सुरीला उस गीत को आपने 2 लाइन गाए। मैंने कभी कोशिश नहीं की, इस बार कोशिश कर दीजिए। चलिए। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ। अच्छा, आप शूटिंग करते हैं जी, और खूब दोपहरी में करते होंगे कभी कभी तो? भरपूर। और ये जब आप दोपहरी में शूटिंग करते हैं, दोपहर में खूब कड़क धूप में, जी, तो कभी आप पीछे के जमाने में नहीं लौटे कि जब आप धूप में खेला करते थे? जी, पतंगे उड़ाया करते थे, मुझे अभी तक याद है। बल्कि एक बार तो पतंग लूटते हुए मेरा बड़ा सीरियस एक्सीडेंट भी हो गया था। मतलब उस वक्त तो सब बहुत रोए थे, मगर बाद में समेत मेरे सब बहुत हंसे थे। क्योंकि मजे की बात ये कि मैं पतंग भी नहीं लूट रहा था, पतंग का एक कागज उड़ रहा था, उसके पीछे भाग रहा था। यानी वो आपको पतंग लग रहा था? हाँ, उड़ता हुआ? हाँ। तो कुछ लड़के भागे तो ऐसा लगा जैसे कागज ना हो गया, पता नहीं कोई लॉटरी का टिकट है 5 करोड़ का जो निकल चुका है। अच्छा, आपका प्रिय खेल कौन सा रहा है? मेरा हॉकी रहा है, और हॉकी मैंने प्रोफेशनल लेवल पे खेला है, क्लब्स के लिए, और काफी ज्यादा नाम कमा लिया था, पेपर्स में भी नाम आता था मेरा। मगर फिर मैं डाइवर्ट हो गया एक्टिंग की तरफ। क्या? और एक्टिंग आपको अच्छी लगने लगी? रास आ गई बस। यदि आप हॉकी की तरफ चले जाते तो वो रास आ गई होती अब तक? रास आ गई होती और अब तक शायद रिटायर भी हो चुका होता। हाँ, ये भी बात और सही ये है। तो अभी जवानी में हूँ। कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता है Exactly. साहब। देखिए, ऐसा है कि आपका दिल जवान होना चाहिए। बस बस बस, अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ। नहीं, हम तो बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जब जैसे हम लोग सीरियल की बात हमने शुरू की थी जी, सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म थी मेरी जाने भी दो यारों, जिसमें मैंने भक्ति बर्वे जी का मैनेजर का रोल किया था। और उसके बाद फिर मैंने एक और फिल्म आई थी, अब आएगा मजा जी। फिर मैंने वी शांताराम साहब के साथ काम किया। ये सब हम लोग से पहले। तो वी शांताराम जी की कौन सी फिल्म में काम एक किया? फिल्म थी झंझार, झंझार लास्ट फिल्म थी जी। और उसके बाद मैंने शेखर कपूर की जोशीले, जिसमें मैं श्रीदेवी का वन साइडेड लवर बना था। अच्छा। तो ये भी हम लोग से पहले की बात है। तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मगर जब हम लोग टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और पॉपुलैरिटी हासिल हुई, तब मुझे लगा कि वाकई फेम ये होता है। जी। अच्छा, एक बात और राजेश जी, जब आप बीती बातों की ओर जाते हैं, अतीत की ओर जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अतीत कैसा बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मतलब कोई ऐसा पैच है नहीं जिसको मैं याद करके मुझे तकलीफ हो, मुझे लगे कि यार ये मैं बदलना चाहूँगा अगर मैं दोबारा जन्म लिया या मैं बचपन में वापस चला जाऊँ। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी सपोर्ट, भाई बहन का प्यार, टीचर्स का दुलार, दोस्तों का, मैंने आपको कहा कि बेचारे मेरे तकरीबन चमचे से ही रहते थे। अच्छा, ये बताइए कि आप को एजुकेशन में थे? जी। तो आपने लड़कियों से दोस्ती की कि नहीं? ऐसा है, मेरी शादी हुए अभी 15 साल हो चुके हैं। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि अगले 15 साल भी मेरे ऐसे ही गुजरे जैसे पिछले गुजरे। यानी कि आप बताना नहीं चाहते? जाहिर है, नहीं तो आपकी हो जाएगी। क्योंकि वो भी अपने घर में सुखी होंगी और मैं भी हूँ, तो चाहता नहीं हूँ कि दोनों घरों में कुछ बवाल सा खड़ा हो और फिर हम दोबारा आपस में कहीं और मिल जाएं। राजेश जी, जैसे कि आप
आपको जब हम लोग का किरदार मिला लल्लू जी का, तो आपको पहले की जो आपने जितने भी पार्ट करे अपने नाटक में या मोनो एक्ट में और फिल्मों में भी आपने काम करा, तो क्या फर्क लगा आपको उसमें? नहीं, बेसिक जैसे मैंने कहा कि हम लोग के बाद मुझे समझ में आया कि सक्सेस होती क्या है, क्योंकि पॉपुलैरिटी इस हद तक थी कि मतलब मुझे कंपेयर किया जाता था अमिताभ बच्चन साहब के साथ और ऐसे राजेश खन्ना साहब के साथ पॉपुलैरिटी लिस्ट में। तो आज मैं कहीं किसी मिनिस्टर के पास हूँ, कहीं किसी पुलिस कमिश्नर के पास हूँ, तो कहीं पॉपुलैरिटी में मतलब सब जगह इनविटेशंस और उस तरह का ट्रीटमेंट, रेड कारपेट वेलकम और सर्किट हाउस में ठहराया जा रहा है और काफ़ी प्यार। वो मुझे लगा कि वाह, मतलब अगर मैं ये हासिल कर लिया तो शायद इसके आगे और कुछ नहीं होगा। मगर ये सफ़र जो मेरा 20 साल का रहा, 84 में हम लोग आया था और 17 साल हो गए हैं उसको, मगर अभी भी मुझे उतना ही प्यार मिल रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि ये उससे भी ज्यादा बड़ी, बिल्कुल यही पॉपुलैरिटी है जो आपको एक नया नाम, एक नया आपको मुकाम दे गई। मैंने तकरीबन 30 फिल्में साइन की थी 1 महीने के अंदर। अच्छा, उसी दरमियान हम लोग की सक्सेस मिलते ही उस वक्त के जितने भी बड़े स्टार्स थे उन सब के साथ बहुत उन्होंने बहुत प्यार और एनकरेजमेंट दिया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जीवन प्रकाश जी, मोहन कुमार जी, बी आर चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा अभी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक दोस्ती निभाई। लास्ट मेरा जो सीरियल औरत उनके साथ रहा, काफ़ी पॉपुलर रहा, उसमें मैंने सीरियस कैरेक्टर किया है जो रवि जी ने ही मुझे फर्स्ट टाइम दिया। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं हास्य अभिनेता राजेश पुरी। अच्छा, जो आपने जब हम लोग में काम करना शुरू किया, यानी कि जब आपको उसमें एंट्री मिली, तो आपके जो को स्टार्स थे, जो आपके साथी कलाकार थे, तो उनका रवैया कैसा था आपके साथ? वो सब नए थे उसमें? उनके लिए मैं स्टार था क्योंकि मैं बॉम्बे से गया था, वो सब दिल्ली में थे। तो उनके हिसाब से, और वैसे भी थिएटर में दिल्ली में मैंने बहुत नाम कमाया, बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर्स में बहुत नाम कमाया, बड़े बड़े अच्छे प्लेस किए हमने। दिनेश ठाकुर साहब के साथ किया है, नादिरा जी के तो आशीर्वाद ही रहा हमेशा। तो इस वजह से काफ़ी वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट था। लेकिन जब पॉपुलैरिटी हमारी हुई तो मनोज श्याम जोशी साहब और पी कुमार वासुदेव साहब ने ये कंडीशन रखी थी कि पॉपुलैरिटी लिस्ट में जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा उसके किरदार को हम ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो एक चैलेंज था हम सब के लिए। तो सबने अपनी अपनी मेहनत की, लेकिन कुछ मेरे ऊपर ज़्यादा ही आशीर्वाद रहा क्योंकि लोगों ने बहुत चाहा, आपको बहुत पसंद किया। और आज भी जब कहते क्या लल्लू के जैसे चले जा रहे हैं तो क्योंकि आप उसमें थे भी, इस तरह का आपका कैरेक्टर भी वैसे था कि सीधे साधे चले आ रहे हैं। मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ही प्यार और दुलार हमेशा बना रहे, तो मैं भी जिंदा रहूंगा। क्या बात है भाई। इसी बात पे, जैसे कि आप प्यार और दुलार चाहते हैं, तो हमारे श्रोता आपकी पसंद का और गीत सुनना चाहते हैं, कोई और? चलिए, इस बार मैं किशोर दा का एक अच्छा सा गीत सुनना चाहूंगा।
उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। राजेश जी, जैसा कि हमने आपसे इतनी सारी जानकारी तो हासिल की, हमें तो लगता है कि बहुत कम हमने आपके बारे में जाना। अब आपने इतनी फिल्मों में भी काम किया जी। आपके जो साथी कलाकारों के बारे में आप हमें बताइए कि उनके साथ आपका कैसा एडजस्टमेंट रहा? देखिए, उस दौरान एक ऐसा दौर था जब ये लॉट जो था ये तकरीबन जा रहा था और नया लॉट आ रहा था, जैसे गोविंदा, संजय दत्त, आमिर खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ। तो तकरीबन उसके बीच में था मैं इस जनरेशन, सनी देओल, तो इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था और धर्म जी के साथ भी काम करता था। तो बड़ा कन्फ्यूजन सा था मुझे खुद मुझे जो सक्सेस मिली थी, मैं उसी में थोड़ा घबराया हुआ था कि मैं किस तरफ जाऊं और क्या करूं। तो तब तो समझ में नहीं आया, मगर अब पीछे मुड़ के जब देखता हूं तो धर्म जी का प्यार मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि मैं एक सीरियल बना था रमेश सिप्पी साहब का, बुनियाद जी। तो उसकी फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी और मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरे साथ मजहर खान बैठे हुए थे और कमलजीत थे और आलोकनाथ बैठा हुआ था। तो धर्म जी मेरे पीछे से गुजरे, कहीं शूटिंग के लिए, शॉट के लिए जा रहे थे, तो वापस मुड़ गया, पीछे से मुझे टैप किया। तो मुझे लगा कौन बदतमीज ऐसे पीछे से सामने आके क्यों नहीं बात, मैं हाँ क्या है भाई, पीछे मुड़ के देखा तो धर्म जी खड़े हैं। आई वॉज डम स्टक, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं। मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब कि और फर्स्ट टाइम मैं उनको देख रहा था, उससे पहले मैं फिल्म नहीं की थी उनके साथ। तो मैं एकदम खड़ा हो गया और फट से मैंने उनके पाँव छू लिए, वो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता ही है। तो उन्होंने एकदम मुझे गले लगाया और एकदम बोला, बेटा तुझसे मिलने की बड़ी इच्छा थी और तू कमाल का काम कर रहे हैं यार, तू लल्लू भी कमाल है तो तू मुंशी भी कमाल है।
मुझे समझ में नहीं आया मैं रिएक्ट क्या करूं, मतलब मैं थथम फफम हो गई मेरी, और कुछ मैं बोला होऊंगा पता नहीं, मुझे याद नहीं क्या बोला, और वो मुझे प्यार करके चले गए। 15 मिनट तक तो मैं कुर्सी पे ऐसे ही बैठा रहा, सोचता रहा ये हुआ क्या मेरे साथ। फिर जब दोबारा मौका मिला उनके साथ काम करने का, जब उनसे मुलाकातें हुई, फिर वो मुझे अपने घर में अपनी फैमिली फंक्शंस में बुलाने लगे, फिर समझ में आया ही इज अ किड, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हैं। और वैसे ही उनकी हंसी आप देखें या उनसे आप अगर बात करें तो उनके बचपन की बातें मैं क्या बताऊंगा, जिस इंटरेस्ट से हैं, जिस मसाले से वो सुनाते हैं, क्या बात है। वो कमाल हैं। कौन से डायरेक्टर के साथ आपको काम करना अच्छा लगा, यानी कि मजा आया आपको? कभी आपने नर्वस फील नहीं करा? मैंने बुनियाद किया था जब रमेश सिप्पी साहब के साथ, तो उसमें बहुत ही मजा आया था। उसमें मैंने मुंशी का रोल किया था। और रवि चोपड़ा के साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने का। और ऐसी एक ग्रुप है सिनेविस्टा जिसमें प्रेम किशन और सुनील मेहता साहब हैं, उनके ग्रुप में बहुत मजा आता है काम, बिल्कुल फैमिली की तरह है। गौतम अधिकारी साहब हैं, उनके साथ अभी कल ही मैं शूटिंग कर रहा था, इनफैक्ट आज भी मेरी उनके साथ ही शूटिंग है, तो उनके साथ बहुत मजा आ रहा है काम करने का। बेसिकली मैं आपको कहूं कि काम करने का मजा तब नहीं आता है जब माहौल खराब हो, और माहौल एक आदमी से खराब नहीं होता है जी। तो जनरली मैंने जब भी काम किया तो मैंने ये मान के किया है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, अगर मजा आया तो मजे करूंगा, नहीं तो काम करके आ जाऊंगा। अच्छा, जैसे कि आप दिल्ली से मुंबई आए, मुंबई में आप यहाँ के होके रह गए। बिल्कुल। तो कभी आपको अपने दिल्ली की याद नहीं आई? नहीं आती है, क्यों नहीं आती, जाते हैं आप? याद आती है, लेकिन वही है कि वो मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। और ये कर्म भूमि आपको रास आ गई है ज्यादा? रास आ गई। और कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं अब आप? अभी मेरे सीरियल्स ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा। एक तो अफलातून करके एक डेली कॉमेडी है, सब टीवी पे वो है। एक डेली सोप मैंने अभी सिनेविस्टा के लिए किया। कुछ मेरी पाइपलाइन में है जो अभी मेरा ख्याल है विद इन 1 मंथ सब इकट्ठे टेलीकास्ट शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपको कॉमेडी रोल ज्यादा मिलते होंगे ना? नहीं, अब मैं सीरियस भी कर रहा हूँ। सीरियस कर रहे हैं? जी हाँ। तो लोग पसंद करते हैं आपके सीरियस? हाँ, बहुत सराहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, रवि चोपड़ा साहब का औरत सीरियल जो है वो बहुत, उसमें ईसा भाई का कैरेक्टर किया है मैंने, और बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला। और जैसे आपने सीरियस रोल करा, कॉमेडी रोल करा, और भाई बंद का भी रोल होते हैं कई। हाँ हाँ है? और उसमें भी आप एडजस्ट हो ही जाते होंगे। हाँ, मैंने किया, मैंने उर्मिला मातोंडकर के ब्रदर का रोल किया था एक फिल्म में। और अब आगे क्या करना चाहते हैं, यानी कि इस मुकाम के आगे जाके क्या करना है? कुछ फिल्में वगैरह डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्शन मैंने की है बीच में। मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, टमटी फिल्म्स करके। उसमें उसके बैनर के नीचे मैंने 5-6 प्रोडक्शंस भी की, 2 टेलीफिल्म्स की। एक लास्ट मेरा मिस्टर फंटूश, चार्ली चैपलिन के बराबर का वो था, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, वो एक सीरियल मैंने किया था, प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया था। फिर अब मैंने कुछ सोच के ये बंद कर दिया, क्योंकि एक्टिंग सफ़र कर रही थी, तो लोगों को लगा कि अब ये डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, तो शायद एक्टिंग नहीं करेगा। तो मैंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन बिल्कुल अभी बंद कर दिए चंद सालों के लिए। अब राजेश जी देखिए, जैसे हमारा ये कार्यक्रम है, मुझे याद सब है जरा जरा, आपने जरा जरा तो बता ही दिया। हाँ। अब जैसे कि हमारा समर स्पेशल कार्यक्रम है, गर्मियों में आप शूटिंग करने जाते हैं, और तपती दोपहरी में कभी इंडोर शूटिंग होती है, कभी आउटडोर शूटिंग होती है। हाँ। तो आपको कैसा महसूस होता है तब? ये प्रोफेशन कमाल है कि एक बार तो लिटरली 1 साल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं गर्मियों में राजस्थान में शूटिंग कर रहा था, और उसमें मुझे मतलब मफलर और स्वेटर टाइप कुछ गर्म कुछ पहन के एक्टिंग करनी थी, तपती धूप में 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, दोपहर में नींबू पानी पीते हुए, सर पे गीला तौलिया रख के। और उन्हीं के बाद इमीडिएटली सर्दियों में मुझे कुफरी में मैंने राकेश रोशन साहब की एक फिल्म आई थी किंग अंकल में, मैंने गुड्डी मारुति और मेरा गाना था, वो बर्फों में मैंने निक्कर पहन की शूटिंग की थी। तो ये भी कमाल है। और राजेश जी एक बात और है, जैसे कि आपने शूटिंग के बारे में बताया कि इस तरह से आपने शूटिंग करी जी। कभी आप हिंदुस्तान के बाहर भी गए होंगे शूटिंग करने? हाँ, मैं अक्सर मैं 5-6 बार तो जा चुका हूँ। तो वहाँ की कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा? बाहर का एक्सपीरियंस तो वहाँ तो कोई पहचानता भी नहीं, पहली बात तो पहचानता नहीं था, तो पहले तो बड़ी खुशी हुई कि चलो यार यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। फिर बाद में 2-3 दिन बाद तकलीफ होनी शुरू हो गई कि यार मैं भाई राजेश पुरी, लल्लू, हेलो, पहचानो यार, मैं आई एम एन एक्टर। तो नहीं, कोई कहते थे क्या है, पागल है क्या, भीख मांग रहा है भाई, छूटा नहीं। तो मैंने कहा यार जाने दो, ये मतलब ज्यादा लोग पहचाने तो भी तकलीफ होती है, ना पहचाने तो ज्यादा तकलीफ होती है। और हिंदुस्तान में?
हिंदुस्तान जब आप ऐसे चले जाते हैं, जिस तरह से आपके सिर पे बाल तो है नहीं, अब दफ्तर दोपहरी में आपको कैसा लगता है? हाँ, ये है कि पहचान के कुछ लोग तमीज से पेश आते हैं, कुछ थोड़ी एक्साइटमेंट में थोड़ी उनको ना चाहते हुए वो बदतमीज से हो जाते हैं। बदतमीज तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस वजह से वो बेसाख्ता कुछ भी बोल देते हैं। जब आपको लल्लू जी कहते हैं तो आपको कैसा? नहीं, लल्लू जी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो एक प्यार का नाम है, दुलार का नाम है, जो उससे बल्कि मुझे राजेश खन्ना साहब ने एक बार बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था जब मैं उनकी फिल्म कर रहा था अलग अलग। तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो उनकी खुद की होम प्रोडक्शन थी, वो शक्ति सावंत साहब डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यार मैं क्रेडिट्स में क्या नाम दूं तेरा? मैंने कहा राजेश पुरी यही नाम जा रहा है। बोले नहीं यार, मैं क्या चाह रहा हूँ कि तूने जो अचीव कर लिया है पहले ही सीरियल में, ये लोग बहुत सालों तक नहीं अचीव कर पाते हैं। एक ब्रांड नेम जो तेरा हो गया है लल्लू, तो व्हाई डोंट यू कीप योर नेम लल्लू? मैं कहा सर, अब हम दोनों का एक जैसा नाम है, तो आप क्यों कॉम्प्लेक्स्ड हो रहे हैं? मजाक में कहा था मैंने। अच्छा। अच्छी दोस्ती थी यार, he was sporty enough to laugh on that। तो बोले नहीं यार, मेरा मतलब ये कि मैं राजेश लल्लू पुरी नहीं रख दूं। मैं कहा नहीं सर प्लीज, वो वहां तक ही रहने दीजिए। तो कहने का मतलब है कि लल्लू नाम तो काफी मतलब अब 17-18 साल हो गए, लेकिन अभी भी अगर लोग याद रखते हैं तो मैं तो कहूँगा ये उनका प्यार ही है। तो अच्छा राजेश जी, जैसे कहते हैं कि लोग सपने देखते हैं, आपने भी कॉलेज के ज़माने में सपने देखे होंगे कि भाई मैं कभी बड़ा एक्टर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा और इस तरह से मेरा नाम होगा। और कभी आपने सोचा था कि आप फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करेंगे, उन्हें जानेंगे, पहचानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब आपके सामने ये हकीकत आई तो आपको कैसा लगा? मुझे, मैं बताया ना, मैं एक तो पहली बात कि हम लोग की सक्सेस से मैं काफी चकाचौंध सा हो गया था, लेकिन शुक्र है भगवान का और संस्कार ऐसे थे कि जमीन पे रह पाऊं। अगर बेसाख्ता किसी से बदतमीजी या किसी का दिल पे चोट पहुंचाई हो तो मैं इसी माध्यम से उससे अभी माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं वाकई बहुत बौखलाया हुआ था। आप सोच सकती हैं, अगर एक महीने में 30 फिल्में साइन कर ली हों और मैं, आप समझिए कि 2.5 से 3 साल मैं सोया नहीं था। मैं सिर्फ फ्लाइट में सोता था और मेकअप के दौरान सोता था। अदरवाइज मैं 5 से 6 शिफ्टें, नो एग्जेजरेशन, 5 से 6 शिफ्टें मैं बॉम्बे में करता था। और रात को मैं आउटडोर शूटिंग्स में, चाहे वो हम लोग हो या किसी फिल्म की शूटिंग हो, मैं बाई एयर रात की फ्लाइट से जाता था, रात भर वहाँ शूटिंग करता था और वापस यहाँ आके शेव वगैरह करके, तब सिर की शेव नहीं करता था तो टाइम कम लगता था तो वो सब करके मैं वापस शूटिंग पे चला जाता। तो मैं सोने का मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला, और ये जो काले गड्ढे मेरे आंखों के नीचे थोड़े से आ गए हैं, ये उसी की देन है। और आपको कभी चिड़चिड़ाहट नहीं हुई इस दरमियान? बिल्कुल नहीं हुई। मैं बहुत मजा करता था, बहुत। मुझे आई यूज्ड टू एंजॉय दिस लाइफ। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं हास्य अभिनेता राजेश पुरी। इनसे बातचीत कर रही हैं मोना ठाकुर। और अभी भी जब आप शूटिंग कर रहे हैं, इतनी काफी शूटिंग कर रहे हैं, आप सीरियल्स भी कर रहे हैं, तो जब आप घर में जाते हैं देर सबेर, तो कितनी डांट पड़ती है आपको? नहीं, कोई नहीं। वो इतना पता नहीं क्या पुण्य किए थे कि पहले माँ बाप, घर वाले सब इस बात को समझते थे रात को 1-1, 2-2 बजे आना, और अब पत्नी भी कुछ ऐसी हो गई हैं जो समझ गई हैं कि नहीं, ये आदमी शूटिंग के बाद सीधा घर ही आता है। तो ये अगर आया है रात को 1 बजे तो शूटिंग से ही आया और उसका मैंने आज तक फायदा नहीं उठाया। उठाइए भी नहीं। लोग पूछते थे आपकी लव मैरिज हुई है, तो मैंने कहा नहीं, मैरिज पहले हुई, लव बाद में हुआ। अच्छा। तो उसके बाद फिर प्यार बढ़ गया हमारा। एक लड़की मेरी जिंदगी में आ गई, तो फिर वो बढ़ गया, जिससे उनको तकलीफ नहीं हुई। और वो मेरी बेटी है प्रकृति, जिसका नाम है, उसको हम प्यार से परी बुलाते हैं। कितने साल की है वो? अब वो 6 साल की है। अच्छा, वो आपकी फिल्में देखती है? हाँ, फिल्में देखती है, काम देखती है, हंसती भी है। और कई बार मेरी 2 बहुत मेजर क्रिटिक हैं जो मैं घर जाते हुए घबराता भी हूँ कि आज टेलीकास्ट हुआ था, पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगता है जब आपको उनकी क्रिटिक, यानी कि उनकी जो... शुरू में गुस्सा आता था, शुरू में बहुत तकलीफ होती थी, यार ये पत्नी कैसी मिल गई है, यार ये कभी तारीफ ही नहीं करती। मगर अब समझ में आता है कि नहीं, ये जरूरी था। एक्चुअल गलती जो है, या जो भी गलती मैं करता हूँ, अगर उसको पॉइंट आउट करने वाला कोई मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है। वो परिवार के ही व्यक्ति है जो सही और गलत बात बताए। बिल्कुल। और राजेश जी, जैसे कि आपकी बेटी है प्रकृति, बड़ा खूबसूरत सा नाम आप रखा आपने। ये नाम आपने क्यों रख दिया? ऐसा नाम क्यों रखा आपने? हाँ, बस ये भगवान की देन थी, इसलिए। तो कोई गीत सुनवाना चाहेंगे?
उनके लिए, आपने लिए या हमारे परी के लिए? चलो परी के लिए मैं एक गीत तो सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे परी के लिए? परी के ऊपर तो एक ही गीत है जो बेसाख्ता मुंह पे आता है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। राजेश जी, आपने हमें शुरू में बताया कि आपने कितने थिएटर करे, और उस दौरान आप वहां से चलते हुए आप सीरियल की तरफ आए जी। सीरियल से फिल्मों में आए जी। और ये जो आप तीनों आपने स्टेज देखी जी। तो इन स्टेजेस में आपको क्या क्या अंतर लगा, क्या क्या फर्क महसूस हुआ आपको? देखिए टेक्निकली तो सब लोग मेरा ख्याल इस बारे में बोल चुके हैं कि थिएटर ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, अगर कुछ भूल जाए तो इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। बल्कि एक बार मुझे याद है किस्सा, पृथ्वी थिएटर्स में हम एक प्ले कर रहे थे अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, तो उसमें एक पुराने ज़माने का वेस्टर्न वो था उसका बैकड्रॉप, तो ग्रामोफोन वगैरह और ये सब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें एक फेड आउट होता है जिसमें ये सब सामान हटा के हमको दूसरा सामान रखना था। तो जैसे ही फेड आउट हुआ, मैं सामान उठाने के लिए गया तो मेरे हाथ में ग्रामोफोन आया, तो मैं वो उठाने लगा तो ग्रामोफोन में मेरा हाथ फंस गया। अब हाथ फंस गया, वो निकल ही नहीं रहा है, और ग्रामोफोन भारी था और इतने में फेड इन हो गया। तो मैंने फेड इन में उस ग्रामोफोन को हाथ में लेके इम्प्रोवाइज करते हुए लोगों को हंसाते हुए मैंने फिर एग्जिट करी। तो कहने का मतलब स्टेज में कई जगह हमको, जैसे मैंने यहूदी की लड़की एक प्ले किया था नादरा जी के साथ अगेन, तो उसमें हम लोग कई बार शोज बाहर करने जाते थे, तो ऑडियंस का रिस्पांस जब मिलता था, जैसे मुझे एक सीन था जिसमें मुझे जूते पड़ते हैं, मैं अपनी बीवी को छोड़ के एक तीसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाता हूँ, तो वो जूते मारती है, तो फिर ऑडियंस से भी हमारे कुछ एक्टर्स वहाँ से जूते मारते हैं उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। तो वाकई
ये लोगों ने जूते मारने शुरू किए। तो जब जूते मारे तो मैंने फिर वो उसमें इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, तो वो कम से कम 10 मिनट वो सीन चला, क्योंकि जब एक जूता आता था तो मैं उसका जोड़ा मांगता था कि भाई जब मार ही दिया है तो फिर दूसरा भी दे दो, ताकि ना तो तुम्हारे काम ना मेरे काम, तो मेरे काम तो आए, नहीं तो ये लो वापस, और फिर उसी को मारता था। तो करते करते 10 मिनट तक चला गया। तो ये कहने का मतलब एक थिएटर में आपकी जो सिक्स्थ सेंस है या आपकी जो इम्प्रोवाइजेशन की जो एक कैलिबर है वो बहुत निखर के आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। फिर हमें जब सीरियल्स में आया तो उसमें रिहर्सल्स का मौका नहीं मिलता है, आपको इमीडिएट टेक करना होता है। हाँ, रीटेक जरूर हो जाता है, लेकिन आप जैसे थिएटर में आप रिहर्सल्स करके मांझते हैं एक चीज को, उसके बाद मंझी हुई चीज आप सामने पेश करते हैं। इसमें आप मंझे मजाए होने चाहिए। लल्लू जी, राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई जब आपके पास समय होता है, यानी कि शूटिंग नहीं होती आपकी, आप फ्री होते हैं जी, और उस समय आप अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं या अपने दोस्तों के साथ? नहीं, प्रेफर तो करता हूँ मैं मेरा परिवार मेरे दोस्तों के साथ रहे। एक्चुअली हमने एक कपल किटी भी डाली हुई है, आपको सुन के हैरानगी होगी। इमेज ये रहती है कि अगर एक कॉमेडियन है तो वो दूसरे कॉमेडियन से ना एक राइवलरी होती है, एक बिजनेस राइवलरी जिसे बोलते हैं। अब देखिए आप, राकेश बेदी, गुड्डी मारुति, जॉनी लीवर, पेंटल साहब, हम लोगों की एक कपल किटी है। अच्छा। और हम लोग हर महीने एक दूसरे के घरों में मिलते हैं, हम आपस में बैठते हैं, बहुत धमाल करते हैं। अभी लास्ट पार्टी मेरे ही घर पे थी, और हम लोग काफ़ी उसके ऑफ द रिकॉर्ड भी फिर हम काफ़ी आपस में घुलते मिलते रहते हैं। कभी किसी के घर बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कभी असरानी साहब वगैरह, हम लोग सब एक दूसरे के घरों में आना जाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत मज़े करते हैं। तो बेसिकली अगर एक आध दिन का गैप होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ भाई घर पे टेलीविजन वगैरह देखना, कुछ थोड़ा पता भी चलता है क्या हो रहा है आजकल। अब ये बताइए, इंसाइक्लोपीडिया कैसा रहा? हाँ, ये तो बेसाख्ता है। इसको थोड़ा फर्स्ट वर्जन था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th वर्जन आपको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये इंटरव्यू दोबारा फिर रख लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बातें फिर नहीं हो पाएंगी आपसे। आपने अपनी बीती बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इतनी सारी। इसमें भी कई रह गई हैं, कईयों की शुक्रिया रह गए हैं, कईयों को धन्यवाद करना रह गया, लेकिन जिनको तकलीफ पहुंचाई उनसे माफ़ी चाहता हूं, और जिन्होंने मदद की उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो रह गए हैं वो भी, और जिनको कहा है वो भी। और चलते चलते कौन सा गीत सुनवाएंगे इनके लिए? मौका तो ये कहता है कि जब सबका शुक्रिया अदा ही कर रहा हूँ तो क्यों ना संगीत के साथ किया जाए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना। दोस्तों, फिल्म अभिनेता राजेश पुरी यानी कि लल्लू लाल जी ने मोना ठाकुर से अपनी बातचीत के दौरान बहुत सारे किस्से, बहुत सारी यादें हमारे साथ बांटी, और अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करते हुए वे हमारे स्टूडियो से विदा हो गए। इनकी यादों की गूंज हमारे मन में लंबे समय तक सुनाई देगी। अब हमारे उन साथियों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ था। टेक्निकल असिस्टेंस दिनेश दाभोलकर, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता,
एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। मुझे याद सब है जरा जरा।